हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमेंडमेंट सेशन नंबर 2 फॉर December 21 एग्जाम्स। Earlier I had planned to come live, but due to some prior engagements, now I am recording the sessions and इन sessions को मैं YouTube चैनल पे अपने डाल दूंगा। तो बाय अक्टूबर एंड बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी सारी अमेंडमेंट्स ग्रेजुअली आपको मिल जाएंगी। नीड नॉट वरी अबाउट। And these sessions I've already told you are for December 21 exams. Session number 1 जो last session का हमने amendments पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था basic concept की amendments, उसके अंदर हमने salary की amendments and house property की amendments पढ़ी थी। वैसे ही एक बार और repeat कर दूं, ये amendments वो ही हैं जो आपके जून अटेम्प्ट या जुलाई अटेम्प्ट या अगस्त 21 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल थी। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम्स नहीं दिया या पुरानी कोचिंग ली हुई थी, दे वांटेड मी टू रिफ्रेश देयर नॉलेज या रिफ्रेश देयर मेमोरीज, तो ये काम उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पुराने लेक्चर्स लिए हुए थे लास्ट ईयर 2020 के, उनके लिए तो रेलिवेंट है ही, और जिन्होंने पढ़ भी रखा है लेकिन वो भूल गए हैं क्योंकि क्लास में पढ़ते वक्त बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो इन 5-10 लेक्चर्स, 5 फॉर इनकम टैक्स जनरली, 5 फॉर जीएसटी, इसमें मैं आपको पूरी अमेंडमेंट्स कवर करवा दूंगा। तो वो बर्ड आई व्यू पे हम खाली यहाँ पर अमेंडमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जो तुम्हारे डाउट्स हैं तुम लोग उसके अंदर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट, सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी की हमने अमेंडमेंट्स पढ़ी थी। ये अमेंडमेंट्स सीए एग्जामिनेशन, सीएस एग्जामिनेशन, सीएमए एग्जामिनेशन सबके लिए वैलिड है, because text is more or less the same in all of the 3 papers. अच्छा, एक क्वेरीज बच्चे को बहुत ज्यादा आ रही थी, वो थी सैलरी चैप्टर के अमेंडमेंट्स को लेकर, तो उसके बारे में थोड़ी मैं अभी आपसे चर्चा करता हूं। हाँ जी, तो बच्चों क्वेरी इस प्रकार से आ रही थी रिगार्डिंग सैलरी चैप्टर में। उसके अंदर सर आपने एक अमेंडमेंट की चर्चा कर दी लास्ट सेशन में, employer contribution to recognized provident fund, approved superannuation fund plus NPS greater than 7.5 lakh rupees per annum. Excess amount was perquisite. तो बच्चों को जो क्वेरी आ रही है इसमें नहीं आ रही है, इसमें एक पॉइंट और है अमेंडमेंट में जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। एक्सेस तो परक्विजिट है, उस एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट है वो भी परक्विजिट है। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो परक्विजिट निकालना मुश्किल तो है ही नहीं। 10 लाख में 7.5 लाख चले गए, 2.5 लाख रुपए। लेकिन सर ये इस 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो इसके लिए हमारी जो सीबीडीटी है उन्होंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया है, उस एक्सेस अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना आएगा, कैसे निकाला जाएगा, तो वो फॉर्मूला डिवाइस किया है। और फॉर्मूले का नाम है, वो जो टैक्सेबल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या टैक्सेबल परक्विजिट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाला, टैक्सेबल परक्विजिट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट, वो आएगा जी आपका पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। इन फॉर्मूला में जो वेरिएबल्स हैं, PC मतलब जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू 3 स्कीम्स, जो ऊपर वाली स्कीम्स है, इन एक्सेस ऑफ 7.5 lakhs पर एनम, जो भी आपने 7.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूट किया है वो है PC, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात आपको लगेगी नहीं। लेकिन जो R है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो R है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी, तो जो R निकालना है वो क्या कहते हैं, R क्या है, R कहते हैं जी जो एनुअल इनकम क्रेडिट हुई है इन द 3 स्कीम्स, उस 3 स्कीम्स में जो एनुअल इनकम क्रेडिट हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो ले लीजिए। वो तो पूरे बैलेंस पे होगी ना सर। हाँ, हमें एक्सेस बैलेंस पे इनकम चाहिए, तो आप उन तीनों फंड्स में जो साल भर की एनुअल इनकम क्रेडिट हुई है वो ले लीजिए।
annual income credit in the three schemes, credited in the three schemes, divided by opening balance of these three schemes, हाँ, plus closing balance of three schemes divided by 2, डिवाइडेड बाय 2। देखिए जरा दोबारा रिपीट करता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। गाइस, सैलरी चैप्टर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एएसएफ में, एनपीएस में 7.5 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्सेबल हो गया है एज पर गेजेट, तो वो हम टैक्स कर देते हैं। उसमें कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट, उस 7.5 से ऊपर वाले पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमारी माननीय सीबीडीटी ने फॉर्मूला डिवाइस किया है, और वो फॉर्मूला है पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना बड़ी कोई टेढ़ी खीर नहीं है। पीसी जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट है, ये ला पीसी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू थ्री स्कीम्स 7.5 लाख से ऊपर। अब एक क्वेश्चन भी करते हैं। और आर क्या है? एनुअल इनकम क्रेडिटेड इन द थ्री स्कीम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, opening balance of the three schemes during the previous year, closing balance of the three schemes during the previous year divided by 2, उनका एवरेज कर देना है। जरा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान लीजिए एएसएफ फंड नहीं है, एनपीएस में नहीं है, एम्प्लॉयर खाली आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है 10 लाख रुपए। तो यहां पर बड़ा सिंपल सी बात है, और मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी है, मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, और मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय जो हो गया वो हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है सर। अब इस पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ है मान लीजिए 20 लैक्स। ठीक है सर, चलो 30 लैक्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ 30 लैक्स। एनुअल इनकम क्रेडिटेड टू द पीएफ बैलेंस, एनुअल इनकम क्रेडिटेड टू द पीएफ बैलेंस रुपीज मान लीजिए 5 लैक्स है, जस्ट एज्यूम। नाउ यू हैव टू टेल मी द टैक्सेबल परक्विजिट, यू हैव टू टेल मी द टैक्सेबल परक्विजिट। पहले तो सर इजी काम कर लें। इजी काम क्या है? आइए जरा, इजी काम है, सबसे पहला इजी काम है 7.5 लाख रुपए से ऊपर तीनों स्कीम, यहाँ पर 3 स्कीम की बात ही नहीं करी गई है। तो पहले तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 7.5 लैक्स पर एनम, एंड दैट इज आई सपोज 10 लैक्स माइनस 7.5 लैक्स, दैट इज 2.5 लैक्स। 2.5 लाख रुपीज इज द अमाउंट टैक्सेबल। इस पे इंटरेस्ट निकालना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सो गाइज, इस पर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन 2.5 लैक्स, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, समझिएगा मेरी बात। और फॉर्मूला दिया गया है, अगेन आई टोल्ड यू, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। नाउ स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फिगर्स इन द फॉर्मूला। गाइस, पीसी बोले तो जो टैक्सेबल अमाउंट हुआ है 7.5 से ऊपर, सर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। सर आर बोले तो जो एनुअल इनकम क्रेडिट हुई है सर 5 लाख रुपए, सर बिल्कुल सही। ओपनिंग बैलेंस फंड के अंदर, ओपनिंग बैलेंस फंड के अंदर गाइस 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। और गाइस क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? स्वाभाविक है, अगर 30 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है और 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट हो रहा है ना, बोथ बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, चेक कर लीजिए, देखिए 10-10 लाख कंट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में, एक सेकेंड गाइस,
हाँ जी बिल्कुल 10-10 लाख कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस 30 लाख, 10 लाख कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर, 10 लाख बाय द एम्प्लॉय, और गाइस 5 लाख रुपए इंटरेस्ट भी तो क्रेडिट हो रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा अगर इसमें प्लस ना करें हम, 30 लाख ये हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर वर्किंग नोट में निकाल लें, तो यहाँ पर 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख, 55 लाख माय डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस है। देखिए जरा 55 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 55 लाख, और दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। हाँ, और वो भी साल का जो एक्सेस अमाउंट है उसका भी एवरेज ले लिया गया। अब इसको सॉल्व करें, 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 इज 1.25 लैक्स, 1.25 लाख रुपए इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 55 लैक्स प्लस 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 2, 42 लैक्स 50,000, और अगर हम 5 लैक्स को डिवाइड कर दें 42 लाख 50,000 से, तो 0 पॉइंट, अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली रेशो सीधा ही निकाल लें, तो 3 0 ये कट गए, 3 0 ये कट गए, 125 इंटू 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 4250, so this comes to 14,705.8, तो let's make it 14,706, तो 14,706 रुपए उस एक्सेस अमाउंट पे ब्याज सरकार के मुताबिक डीम्ड बेसिस पे निकाला जा रहा है। तो इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा दैट इज 14,706। सो गाइस द टैक्सेबल परक्विजिट विल बिकम, yes my dear friends, taxable perquisite will become 2,50,000 plus 14,706, so this is 2,64,706, that will be the perquisite chargeable in the hands of the employee, chargeable in the hands of the employee, 264,706. This was the queries raised by the children when they were solving the question. They said सर इसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है ये निकालने के लिए, तो वो 7.5 लाख से एक्सेस अमाउंट निकालना तो मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आ रही थी 14,706। चलिए सो गाइस अब हम बढ़ते हैं बिजनेस प्रोफेशन हेड की जो अमेंडमेंट्स है उसको। ये नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पुराने सेशन के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं। चलिए जरा देखें, और अमेंडमेंट्स को ना मैंने ग्रे एरिया या ग्रे हाईलाइट कर रखा है, तो जैसे जैसे हमें दिखेंगी हम उसको ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई ऐसा मेजर चीजें नहीं है, बट नॉनदलेस काम तो करना है। वैसे ये अमेंडमेंट है तो पुरानी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम डेप्रिसिएशन लेते हैं सेक्शन 32 के अंतर्गत। यस सर, डेप्रिसिएशन लेते हैं। गवर्नमेंट ने ये बना दिया कि 10,000 से ऊपर का कोई भी खर्चा अगर आप कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए लेते हैं या एसेट को परचेज करने लेते हैं, और उसके लिए अकाउंट पे चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी, अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 से ऊपर, या ईसीएस से पेमेंट करनी पड़ेगी, या प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स रूल 6A के अंदर है 11 मेथड्स, इनफैक्ट 8 मेथड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम। तो गाइज ये इससे मिलता जुलता सेक्शन है, सेक्शन 40A3। 40A3 अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको वो पता होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे था कि बिजनेस में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर आप करते हैं तो आपको अकाउंट पे चेक वगैरह वगैरह। तो ये अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी आ गया। और सर अगर हम 11 मेथड से 10,000 के ऊपर पेमेंट ना करें एक दिन में तो बेटा वो खर्चा आपका एक्चुअल कॉस्ट में डाला नहीं जाएगा, और एक्चुअल कॉस्ट में नहीं डाला जाएगा तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आपको बिल्डिंग खरीदनी है, आपको प्लांट मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर फिक्चर्स खरीदने हैं, और पेमेंट 10,000 से ऊपर। अच्छा ये सर 1 पर्सन को पेमेंट करनी है और 1 डे। तो अगर मेरा 20,000 का फर्नीचर है, 2 अलग अलग पार्टी से लिया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, 10,000 दोनों को कैश दे सकते हो। लेकिन अगर एक ही बंदे को 20,000 की पेमेंट करनी है तो 2 दिन कर लेना,
10,000 की कैश आज 10,000 कल, लेकिन एक दिन में 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते। अगर दे दिया तो पूरा खर्चा कॉस्ट से हटा दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जो मेजर जो या मेन बात है वो याद करने वाली है, ये प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम नोटिफाई किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रिस्क्राइब किए हैं अंडर द रूल्स। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे कोई मेजरली ऐसी चीज नहीं है कि दिमाग की आपकी कोई दही हो जाए, लेकिन स्टिल नॉनदलेस वी हैव टू डू। हाँ जी, ये सेक्शन अब मैं आपको बता दूं 32 AD वाला रेलेवेंट नहीं है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। सर क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट देता था 1/4/15 से 31 मार्च 20 के बीच में नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में प्लांट मशीनरी एलिजिबल वाली लेनी होती थी। 15% डिडक्शन देता था। ये डिडक्शन थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं था, डिडक्शन थी। लेकिन क्या करें, अब ये सेक्शन एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 2021 है। 2021 में अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में लागत मशीन की लगाते हैं तो आपको ये डिडक्शन इन्वेस्टमेंट अलाउंस की 32 AD वाली नहीं मिलेगी। इसी बात से मुझे ध्यान आया एक बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो दिस सेक्शन हैज नो रेलेवेंस नाउ फॉर क्लेमिंग द पर्पस ऑफ डिडक्शन। एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी 35% का बेनिफिट था। अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में लगाते थे 35% का बेनिफिट था, वो भी था 1/4/15 से 31 मार्च 20 के बीच में। 31 मार्च 15 से 31 मार्च 1/4/15 से 31 मार्च 20 के बीच में। क्योंकि हमारा प्रीवियस 2021 है, इसमें अगर आप खरीदते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में, तो यानी कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ 4 स्टेट्स में अगर आप 20-21 में निवेश करते हो तो गाइस 32 सेक्शन के अंदर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं मिलेगा, और सेक्शन 32 AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस वो भी नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। सो ये याद रखना है, अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया 4 स्टेट्स वो आपकी आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल है, वहां पर अगर आप एलिजिबल प्लांट मशीनरी लेते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 35 वाला नहीं मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% वाला तो मिलेगा। हाँ जी, 20% वाला मिलेगा। तो ये गलती ना करें। तो कई बच्चों के मन में आ सकता है सर हम तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 35 का नहीं लिया, 35 वाला नहीं मिलेगा, 20 वाला तो लीजिएगा। और 32 AD का जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है उसका बेनिफिट, हाँ ये हो सकता है कि आपने 19-20 में, फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में मशीन खरीदी थी तो सर, अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में 19-20 में मशीन ली थी तो 19-20 में आपने 35% का फायदा उठा लिया होगा। लेकिन सर 19-20 में मैंने दिसंबर 19 में ली थी, 19-20 में दिसंबर 19 में ली थी, तो मैंने तो 17.5 लिया। हाँ, फिर आप 20-21 में 17.5 ले सकते हो, वो ही एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटाया नहीं। तो वैसे अगर आपने फ्रेश 2021 में कोई एलिजिबल प्लांट मशीनरी ली है गाइस, गलती से भी 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन ना लीजिएगा, ना ही इन्वेस्टमेंट अलाउंस। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लास्ट ईयर दिसंबर 19 में अगर आपने एसेट लिया या नवंबर 19 में लिया, 180 दिन इस्तेमाल नहीं हुई, तो उसका 17.5 वाला हिस्सा तो इस साल आएगा, वो पक्का ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, तो बढ़ रहे हैं आगे गाइस। ये सेक्शन 33 AB और ABA, इनफैक्ट ABA ये आपके CA के सिलेबस में तो नहीं है, तो ये वाला सेक्शन की जो भी अमेंडमेंट है CA वालों के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, CS वालों के लिए और CS एग्जीक्यूटिव के लिए और CMA इंटर के लिए तो रेलेवेंट है। इसमें क्या बदलाव किया है गाइस, आपको ये बात पता होनी चाहिए, या नहीं भी पता तो मैं बता दूंगा, सर आपने बताया नहीं कैसे पता होनी चाहिए। रिटर्न की ड्यू डेट जब ऑडिट वाले केसेस होते हैं या कंपनी के केसेस होते हैं, वो अभी तक होती थी असेसमेंट 22-23 से पहले, असेसमेंट 22-23 से पहले, दैट वाज 30th of September ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन असेसमेंट ईयर, ये रिटर्न के चैप्टर में बताऊंगा, वैसे 22-23 से असेसमेंट 22-23 से ये आपकी जो डेट है वो हो गई है, इनफैक्ट असेसमेंट ईयर 21-22 से, क्योंकि हमारा 21-22 है ना, क्योंकि हमारी क्लासेस आगे वाले सालों की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए अब 2 साल बच्चों को हम याद रखने पड़ते हैं। तो असेसमेंट 21-22 ये हमारा एग्जाम के लिए ना,
हाँ जी बच्चों, तो असेसमेंट है 21-22, तो रिटर्न की ड्यू डेट 30/9 की जगह कर दी गई है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। यस, तो ये बात क्यों बता रहा हूँ, वैसे तो उसको मैं डिस्कस रिटर्न के चैप्टर में करूंगा कि असेसमेंट है 21-22 से कंपनी के लिए, जो कंपनी लोग होते हैं, कंपनी एसएसीज होते हैं, और जो ऑडिट वाले लोग होते हैं, उनके रिटर्न की डेट 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपको 33AB की डिडक्शन लेनी है या 33ABA की डिडक्शन लेनी है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द प्रीवियस डिडक्शन इज ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 288(2) बिफोर स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड अंडर 44AB। तो रिटर्न की डेट कर दी गई है 31 अक्टूबर, और ऑडिट करने की डेट है 1 मंथ बिफोर, यानी कि 30 सितंबर 2000, हम बात करें 21, क्योंकि हमारा असेसमेंट है 21-22 है। तो अगर आपको 33AB की डिडक्शन लेनी है या ABA की डिडक्शन लेनी है तो किताबों का निरीक्षण, ऑडिट, आंकलन चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट अंडर 44AB। और 44AB में जो टैक्स ऑडिट की डेट है, 44AB में टैक्स ऑडिट की डेट है वो 1 महीना फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न चेंज कर दी गई है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले 30/9। So if you want to claim deduction under 33AB and ABA, please get your account audited by a chartered accountant on or before 30/9/2021 and furnish the audit report before 30/9/2021. But this section is not applicable for chartered accountancy examination of CA Inter, but nonetheless for CA's executive and CMA Inter it is applicable. Next. So now section 35 scientific research का होता है। बच्चों एक सेक्शन होता था 35(2)AB जो वेटेड डिडक्शन, वेटेड डिडक्शन प्रोवाइड करता था इन हाउस रिसर्च के लिए, वेटेड डिडक्शन प्रोवाइड करता था इन हाउस रिसर्च के लिए, और वो होती थी 150%, बट विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 दिस 150% हैज बीन रिड्यूस्ड टू 100%। सो इन हाउस रिसर्च गाइस, इन हाउस रिसर्च का वो टेबल याद होगा आपको जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, और वो इन हाउस का जो टेबल था वो इस प्रकार था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्री कमेंसमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पोस्ट कमेंसमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी थी वो 35(2)AB में आ जाती थी, कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उनके तो खर्चे, हाँ जी कौन से खर्चे, लैंड बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए, जो वो इन हाउस रिसर्च करते थे उनको 150 मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वट एवर द केसेस 35(2)AB में वो फ्रॉम असेसमेंट 21-22 100% कर दिया गया है। तो 100% करने से क्या नुकसान हुआ है कि उनको वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो वो तो सर नॉर्मली इनको 35 में तो मिल ही जाती है। तो दिस सेक्शन हैज लॉस्ट इज रेलेवेंस फॉर प्रीवियस 2021 और असेसमेंट 21-22। लॉजिक इज 100% तो मिलती थी उनको, किसी किसी खर्चों पे उनको 150% का बेनिफिट था। लेकिन अब क्योंकि इस सेक्शन की कोई रेलेवेंस नहीं है इसलिए नहीं गई है, क्योंकि ऑलरेडी वो 100% तो ले ही लेते थे, कोई कोई खर्चों पे 150 था। अब वो जब सेक्शन बंद कर दिया तो अब सेक्शन की रेलेवेंस ही नहीं है, क्यों बंद तो नहीं किया, 100 कर दिया, वो तो वैसे भी वहां मिल जाता है। ठीक है, तो 35(2)AB की कोई रेलेवेंस अब असेसमेंट 21-22 के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे इन हाउस रिसर्च की डोनेशन, इन हाउस रिसर्च की डिडक्शन थी, उसी प्रकार से डोनेशंस की भी डिडक्शन थी। यहां पर अगर आपको याद हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% हो गई है 21-22। अच्छा मैंने 21-22 ही पढ़ा है, तो उनको तो हमने ओरिजिनली 100 ही पढ़ाया था, लेकिन हमने क्लास में ये डिस्कस किया था पहले 150 होती थी। ऐसे नेशनल लेबोरेटरी के लिए या अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के लिए IIT सेक्टर को दिया जाए तो वो भी पहले 150 होती थी, अब 100 हो गई है। लेकिन यानी कि अब साइंटिफिक रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, एनी टाइप ऑफ अप्रूव रिसर्च हो, 100% डिडक्शन है, कोई वेटेड डिडक्शन नहीं है। तो यानी कि चाहे आप सोशल रिसर्च हो, देखिए साइंटिफिक रिसर्च हो, सब पे 100% डिडक्शन है। देयर इज नो वेटेड डिडक्शन अलाउड एनीवेयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो 100% याद रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट सेक्शन है गाइस 35AD जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस, 14 बिजनेसेस में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है।
अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन ना लेना चाहें इस सेक्शन में तो आपको 32 सेक्शन मिल जाएगा, ब्लॉक बनाकर डेप्रिसिएशन ले लीजिएगा। तो ये सेक्शन कोई ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके यहाँ पर वर्ड डाल दिया इफ ही ऑप्ट्स कि डिडक्शन लेना चाहते हो तो, क्योंकि देयर वाज अ व्यू पॉइंट कि नहीं इस सेक्शन में अगर ये 14 बिजनेसेस आते हैं इनको इसी सेक्शन में आना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लेना पड़ेगा। इसमें 100% बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट तो ज्यादा है इसमें, हाँ तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है डेप्रिसिएशन के रूप में, लेकिन जब आप लिख दिया है तो अब कोई डाउट नहीं है कि ये आपके पास चॉइस वाला सेक्शन है। ओरिजिनली वैसे तो मैं भी अपनी क्लास में पहले ही बताता था कि आप इस सेक्शन में नहीं आना चाहते तो आप ले सकते हो, लेकिन ये लिखना इसलिए पड़ा सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सो ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च एसेट है, जैसे वहां पर भी तो है, आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट पे डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर 35 में ना लीजिएगा। तो स्वाभाविक है मेरी एसेट है, if I want to claim depreciation, I don't want to claim deduction 3580, then obviously तो रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लिख दिया है so that people know this. So once it is authenticated and written, there is no confusion. Next. Again यहाँ पर भी guys 35D सेक्शन जो है, 35D सेक्शन जो है amortization primary expenditure, 35D primary expenditure, अमोर्टाइजेशन प्रीमियर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर भी वही, अगर आपको 35D की डिडक्शन लेनी है सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी 1 महीना पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। 44AB की डेट लिखी और 44AB में लिखा 1 महीना। तो जहां पर भी अब आपको डिडक्शन लेने के लिए ऑडिट करवानी है तो उसमें लिख दिया गया टाइम लिमिट अंडर 44AB, और 44AB का मतलब है 1 मंथ बिफोर DDR, और DDR की टाइम लिमिट 30/9 से 31 अक्टूबर। तो 1 महीना पहले ऑडिट की लिमिट तो वही रखी है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की लिमिट 1 महीना बाद हो गई है, सो दैट ओवरलैप ना हो, कंफ्यूजन ना हो, दैट इज द रीजन। तो डिडक्शन लेनी है 35D की तो प्लीज आप इसको ऑडिट करवाइएगा और 1 महीना पहले पहले और रिटर्न फाइल करिए उसके बाद। अच्छा 35CCC और 35CCD, 35CCC और 35CCD, इनफैक्ट 35D सेक्शन जहां तक मेरी नॉलेज कह रही है ये भी आपके सीए के सिलेबस में नहीं है। 35D सेक्शन जो है दिस इज नॉट इन योर सीए सिलेबस, बट दिस इज यू नो बट दिस इज नॉट इन योर सीए सिलेबस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर है तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा अपने सिलेबस के हिसाब से एज पर ICI। CS इंटर में तो ये है और CMA इंटर में भी है, ये जहां तक मुझे नॉलेज आ रही है 35D is maybe just give me a minute, I'll check it out। हाँ जी दोस्तों चेक कर लिया है जी, सीए के इंटर के अंदर भी सिलेबस में है ये सिलेबस में, तो ये तीनों के मिड लेवल एग्जीक्यूटिव और इंटर लेवल पे है सीए के सिलेबस में, मैंने चेक कर लिया। तो 35D में भी बेटा अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो कृपया करके ऑडिट करवाइएगा किताबों की बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट मेंशन्ड अंडर 44AB, और 44AB की डेट है 1 मंथ बिफोर DDR, और DDR की डेट 31 अक्टूबर हो गई ऑडिट के केस में, तो स्वाभाविक है 1 महीना पहले इज 30 सितंबर। यस 35CCC एंड CCD दिस इज नॉट इन द सीए सिलेबस, दैट इज फॉर श्योर, बट इसमें क्या अमेंडमेंट है, पहले ये भी 150% डिडक्शन होती थी असेसमेंट ईयर 2021 तक। यस 150% डिडक्शन होती थी असेसमेंट ईयर 2021 तक, लेकिन गाइस 21-22 से इसकी भी 100% कर दी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिडक्शन को रैशनलाइज करना चाह रही है, टैक्स रेट्स कम करके एग्जाम्पशन छीन रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाह रही है पहले तो आपको बेनिफिट दे, फिर हाई टैक्स रेट लगाएं, इससे अच्छा बेनिफिट कम दें और लो टैक्स रेट लगाएं। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर ईयर्स टू कम। तो ये 35CCC और CCD तो सीए के सिलेबस में तो नहीं है, बट CMA और CS में तो है। तो यहाँ पर भी गाइस 150% रिड्यूस होकर 100% हो गया है, इस बात को याद रखिएगा। 35E ये हमारा अगेन सीए के सिलेबस में तो नहीं है, इसमें भी ये वही वाली लॉजिक आता है, अगर डिडक्शन लेनी है किसी सेक्शन में लिखा है डिडक्शन लेने के लिए ऑडिट करवानी पड़ेगी, वहां पर वही टाइम लिमिट आपकी 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट से पहले करवाइए। आइए जी नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं जी कहां पर अमेंडमेंट्स हैं कहां पर नहीं है। गाइस आपका सेक्शन है, गाइस सेक्शन है 40A3 10,000 से, ये मैंने शायद अभी बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर होना चाहिए,
10,000 से अगर ऊपर है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, और इलेक्ट्रॉनिक मेथड वो रूल 6 अब्बा वाले, रूल 6 ABBA वाले, वो तो प्रिस्क्राइब मैंने बता ही दिए हो गए। तो यहाँ पर भी 11 मेथड्स हैं। इसमें एक एक्सेप्शन और है, अगर 48(3) की बात करें, 6DD, रूल 6DD। तो रूल 6 अब्बा की एक्सेप्शन भी है, और रूल 6DD में एक लाइन काट दी गई है, पेमेंट ऑन अ डे बैंक वर क्लोज ड्यू टू हॉलीडे और स्ट्राइक। दिस प्रोविजन वाज really grossly misused by the people. They used to make cash payments on this day. सर ये सेक्शन 6DD क्या है? Exceptions to 48(3). इन सेक्शंस, इन केसेस में 48(3) सेक्शन लागू नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आप कैश पेमेंट कर सकते हो, 10,000 से ऊपर कर सकते हो। तो लोग दिखाते थे कि जी बैंक बंद था इसलिए करनी पड़ गई, या स्ट्राइक थी इसलिए कारण करनी पड़ गई। तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया भाई बैंक अगर बंद भी थे, आपको उस दिन भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या अकाउंट पे ECS या रूल 6 ABBA फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई प्ली नहीं है, कोई रीजन नहीं है ये बोलने का कि बैंक बंद थे या स्ट्राइक है। तो 4 दिन बैंक बंद थे, 3 दिन बैंक बंद थे, आप ये कह के पहले बच के निकल जाते थे कि बैंक बंद थे, कैश पेमेंट इसलिए करनी पड़ गई, इसलिए मेरे पास चेकबुक नहीं थी, मैं जमा नहीं करवा पाया बैंक में, इसलिए मुझे पेमेंट कैश करनी पड़ गई। लेकिन अब आप ये बहाना नहीं ले सकते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। अब जो मेजर अमेंडमेंट आई है गाइस, वो आई है 44AB में, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की अगर आपको लिमिट्स याद हो तो प्रोफेशन के लिए तो कोई चेंज नहीं है, पहले भी 50 लाख रुपए थी, अभी भी 50 लाख रुपए है। सर बिजनेस में भी तो कहाँ चेंज है, पहले 1 करोड़ रुपए थी, अभी भी 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट होती है, नहीं। अब जरा एक बार केयरफुली देखिएगा, प्रोफेशन की जो लिमिट्स है 50 लाख से ऊपर की ऑडिट करवाने के लिए, वो तो अभी भी मेंटेन्ड है। बिजनेस में ना 2 केस बना दिए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 के अंदर लिखा है कि आपकी ऑडिट करने की जो टर्नओवर की लिमिट है 5 करोड़ से ऊपर करवाएंगे। तो दिस इज अ बेनिफिशियल थिंग। 5 करोड़ से ऊपर ऑडिट होगी, यानी कि 2 करोड़ है, 3 करोड़ ऑडिट नहीं होगी, नहीं। लेकिन अगर आप केस 2 में आ गए हैं गाइस, तो 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट हो जाएगी। तो वही है, गवर्नमेंट चाह रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएं, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप कैश की लेन देन कम करें। तो गवर्नमेंट ने लॉ क्या बनाया, जरा देखिए, अगर आपकी कैश रिसिप्ट्स अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, पूरे साल में जितनी रिसिप्ट्स आई, टोटल रिसिप्ट्स, तो आपकी जो कैश रिसिप्ट्स हैं गाइस, कैश रिसिप्ट्स हैं अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। सर टोटल रिसिप्ट सेल की, लोन की, कैसी? अरे कैसी भी, जो आपको मनी आया है पूरे साल, चाहे इनकम का मनी आया है, लोन का मनी आया है, डेटर का अमाउंट आया है, टोटल रिसिप्ट्स प्रीवियस है 2021 में देखिए, उसमें कैश रिसिप्ट अप टू 5%। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, कैश पेमेंट्स, सर कैश पेमेंट, जो भी टोटल कैश की पेमेंट करी, चाहे आपने परचेज के लिए पेमेंट करी हो, चाहे आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी हो, चाहे आपने किसी लोन के ब्याज की पेमेंट करी हो, टोटल कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। तो टोटल पेमेंट जो आपकी बिजनेस में हुई है, सर कैसी भी टोटल, तो टोटल रिसिप्ट्स का 5% कैश रिसिप्ट्स है, टोटल पेमेंट्स का 5% ही कैश पेमेंट्स है, यानी कि 95% आपके रिसिप्ट्स, 95% आपकी टोटल पेमेंट्स नॉन कैश मेथड से हैं, नॉन कैश मेथड से हैं, तो हम आप पे ऑडिट की लिमिट कर देंगे 5 करोड़। तो दिस इज अ इंसेंटिव फॉर द असेसी to do transactions by banking channels more and not deal in cash. कैश में डीलिंग 100 रुपए में 5 रुपए होनी चाहिए, तो टोटल मतलब पेमेंट्स हो या रिसिप्ट्स हो। अच्छा, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपकी कैश रिसिप्ट्स अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट, द ऑडिट लिमिट विल बी 5 करोड़ फॉर द बिजनेस पीपल। बट इफ ये 6% भी हो गई तो आप पे 1 करोड़ की लिमिट लगेगी, एंड दिस कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो आप पे लिमिट लगी 1 करोड़ की। और प्रोफेशनल चाहे कैश में डील करें, नॉन कैश में डील करें, लिमिट इज 50 लाख। और ऑडिट करवानी पड़ेगी वही 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट अंडर 139(1). ड्यू डेट आपकी ऑब्वियसली जब ऑडिट करवा रहे हो तो 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर हो जाएगी, और 1 महीना पहले मेरे प्यारे बच्चों 30/9 ऑफ द असेसमेंट ईयर, वहां तक ऑडिट करनी पड़ेगी और वहां तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह आ सकती है कि अगर मान लीजिए 30/9 तक आप, अगर कोई खर्चे होते हैं ना 43B का, जैसे कोई खर्चा होता है, याद करिए,
या 40A में TDS काट के जमा करवाना होता है, कुछ डिसअलाउंसेस होती हैं, यस, लेकिन उन डिसअलाउंसेस में कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। याद रखिए DDR तक, याद रखिएगा 43B पेमेंट करनी होती है DDR तक खर्चों की, 40A TDS काटना होता है, लेकिन ऑडिट हो रही है 30/9 तक। प्रॉब्लम ये हो रही है ऑडिट तक आपने पेमेंट करी नहीं, आपने पेमेंट बीच में करी, मान लीजिए 15/10/2 ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो खर्चे की डिडक्शन तो मिल जाएगी लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। बात मेरी क्वेश्चन मेरा समझिए, मेरे पॉइंट को समझिए कि भाई 43B में डिसअलाउंस है, 40A में डिसअलाउंस है, दोनों में कंडीशंस ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक होती हैं। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है, तो आप 15 अक्टूबर को भी पे कर दोगे तो वो अलाउड है। लेकिन आपने 15 अक्टूबर को पे करी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वो 30/9 को देखेंगे, बोलेंगे 30 ने तो पेमेंट करी नहीं, मैं तो डिसअलाउ करूंगा, वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे ये खर्चा अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में आपने पेमेंट करी, वो रिटर्न में तो आप क्लेम कर लोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा आप रिवाइज रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ले लेना चार्टर्ड अकाउंटेंट से और वो फाइल कर देना बाय द 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ये आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि 30/9 तक आपने अगर पेमेंट नहीं करी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे दिस एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अलाउड। बट पेमेंट की लिमिट है गाइस 31 अक्टूबर, तो आपने बीच में पेमेंट करी, कोई नहीं, आप डिडक्शन ले लीजिएगा। ऑडिट रिपोर्ट में जो वेरिएशन आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो रिमूव कर देंगे बाय रिवाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड गाइस और जो लास्ट मेजर अमेंडमेंट ये है वो है 43CA। 43CA अगर आपको याद हो, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है जो कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको कंपेयर किया जाता है एसडीवी से, सर एग्जांपल दीजिएगा, जैसे रियल एस्टेट में आपके डीएलएफ वाले उन्होंने फ्लैट बेचा, उसका सेलिंग प्राइस है गाइस 70 लाख रुपए, 70 लाख, स्टॉक इन ट्रेड है उनके लिए, यस। हाँ, ये सेम सेक्शन 50C है, उसको नकल कैपिटल एसेट्स वालों के लिए, अगर लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड नहीं होती, कैपिटल एसेट है लैंड बिल्डिंग, कैपिटल एसेट इज लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड लैंड बिल्डिंग है तो 43C है, ठीक है। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स वो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा, अगर पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर भैया आपको ये वो कान पे जूं नहीं देंगे कि समझ नहीं आएगा, तो क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा उनको समझ नहीं आता कई बार। तो सेलिंग प्राइस गाइस कंपेयर करना है एसडीवी से, एसडीवी मान लीजिए 77 लाख है, तो क्या डीम्ड सेलिंग प्राइस माना जाएगा एज पर डीम्ड सेलिंग प्राइस क्या माना जाएगा एज पर 43CA डीम्ड सेलिंग प्राइस। पहले लिमिट होती थी 105% ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि 70 लाख का अगर हम 5% करें तो 3.5 लाख, 73,50,000 से ऊपर अगर एसडीवी चली जाती थी तो हम एक्सेस या जो डिफरेंस था वो उसको टैक्स कर देते थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने 110% कंसिडरेशन कर दिया, तो पहले था 105, अब 110, तो 70 लाख का 10% करें 7 लाख। तो एसडीवी अगर माय डियर फ्रेंड्स 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, तो 105 का 110% हो गया है। क्लास में तो हमने 110 ही पढ़ा है, बट ले लो जिन्होंने पुराना सिलेबस किया है या जिनको रिवाइज करना है, मैंने अगेन बोला है इसलिए इंटेंशनिंग वीडियोस की है। तो एसडीवी 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, यानी कि अगर 70 लाख का 10% करें 7 लाख, एसडीवी 77 ही है, तो डीम्ड सेलिंग प्राइस 43CA में नहीं लगेगा और 70 लाख की मानी जाएगी। लेकिन अगर एसडीवी 78 लाख है तो 78 लाख डीम्ड सेलिंग प्राइस माना जाएगा। तो आपको थोड़ा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है, एसडीवी ज्यादा हो गई थी, लॉकडाउन थे और बहुत चीजों के कारण रियल एस्टेट में डिमांड नहीं थी, तो गैप ज्यादा हो गया था, तो गवर्नमेंट ने डिफरेंस भी बढ़ा दिया गया। तो कहने का सरल स्पष्ट शब्दों में अर्थ ये है कि अगर लैंड बिल्डिंग को तुम बेचते हो एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 110% एसडीवी से ऊपर है, हाँ जी, हाँ, एसडीवी अगर 110% सेलिंग प्राइस से ऊपर है तो एसडीवी सेलिंग प्राइस मान ली जाएगी, बात खत्म, ठीक है। बाकी इसमें कोई और बदलाव नहीं है। एक मेजर बदलाव जो है वो है 115 बीएसी में, ये शायद मैंने आपको पिछली लेक्चर में बता दिया था, ये है 115 बीएसी में पीजीबीवी वालों की कुर्बानी।
क्योंकि इस सेक्शन में आने के लिए कुछ आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी बताया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 32 AD का रेलेवेंस इस साल है ही नहीं असेसमेंट 21-22 के लिए। 33 AB और ABA टी डेवलपमेंट और साइट रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35 2AA का वैसे बेनिफिट खत्म हो चुका है क्योंकि वो 150 का 100 हो गया है, तो वैसे भी रेलेवेंस नहीं, तो छीन भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे 100% मिल जाता है। 35 AD कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड बिजनेस वो भी नहीं मिलेगा। और CCC माय डियर फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ये बात याद रखनी है। CA के सिलेबस में 35 CCC तो है ही नहीं, तो उनको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 33 AB नहीं है और ABA भी नहीं है, तो उनको भी वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी ये बात मैंने डिस्कशन लास्ट क्लास में करी थी। चलिए तो दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है। आप क्वेरी बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डाल दीजिएगा और आने वाले सेशंस में कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शन इत्यादि के मैं अमेंडमेंट्स लूंगा। टेक केयर।